हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज फिर मैं आया हूं पॉलिटी की एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन की 12 अनुसूचियों के विषय में आपको आज पढ़ाऊंगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आज मैं है ना शेड्यूल लिस्ट के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं शेड्यूल लिस्ट से, आप देखते हो कि बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बारंबार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस शेड्यूल लिस्ट में क्या है, कौन सी किससे संबंधित है। ऐसा हम एग्जाम में देखते हैं, तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम सारे याद कर लेंगे जितनी भी अनुसूचियों से क्वेश्चन आते हैं, और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, और देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि सारा याद हो गया। ये तो हमें बहुत ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। देखिए अनुसूचियाँ, जब भारतीय संविधान लिखा गया तो उस समय पर जब भारतीय संविधान लिखा गया था, कब लिखा गया था भारतीय संविधान? तो वो लिखा गया था 26 नवंबर 1949 को। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे बोलते हैं मूल संविधान। यानी मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भैया अनुसूचियां थी 8। उसके बाद वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या यानी शेड्यूल लिस्ट की संख्या है कितनी? 12। तो ये 12 कैसे कैसे जुड़ी, यानी उसके बाद कौन सी जुड़ी भाई? फिर 8 पहले मूल संविधान में थी, उसके बाद 9वीं कब जुड़ी, 10वीं कब जुड़ी, 11 और 12 कैसे हुई, वो हम सब इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा हुआ है, एक ट्रिक लिखी हुई है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी इन 12 अनुसूचियों का नाम याद कर लेंगे। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये ट्रिक है स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। स्पोर्ट का मतलब खेल, ऑफ ओल्ड पीएम यानी पुराने प्रधानमंत्री का खेल। तो पुराने प्रधानमंत्री का खेल ऐसे लिख लेता हूं मैं हिंदी में इसको, पुराने प्रधानमंत्री का खेल, मंत्री का खेल यानी स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम है। और अब हम करके एक एक अल्फाबेट को डिकोड करते हैं, और डिकोड कर कर हम उनको याद करेंगे कि किस अनुसूची में क्या है। तो देखिए बच्चों, पहले जो एस आया हुआ है तो आप याद करो, एस का मतलब है स्टेट्स। स्टेट पहली अनुसूची में है स्टेट, और दूसरी में फिर क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो ये लिखा हुआ है पी। भाई पी का मतलब है पेमेंट, दूसरी रिलेटेड है पेमेंट से। पेमेंट का मतलब, पेमेंट को इमोलूमेंट भी बोलते हैं, यानी इमोलूमेंट एंड अलाउंसेस भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। और पहले वाली किससे संबंधित है? पहली है स्टेट्स। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है, और भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहली अनुसूची है स्टेट से संबंधित, और दूसरी है पी फॉर पेमेंट। पेमेंट का मतलब है इमोलूमेंट यानी वेतन, वेतन एंड अलाउंसेस। ठीक है, तो यानी भारत के प्रमुख अधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों से संबंधित है दूसरी। अब ये तीसरी की बात करते हैं। तो तीसरी किससे संबंधित है? तो तीसरी के लिए भी एस पी ओ की बारी आ गई। अब ओ का मतलब है ओथ। ओथ को इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड भी है अफर्मेशन। अफर्मेशन इसका मतलब होता है शपथ। तो जो तीसरी हमारी जो अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है। यानी जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी है वो किस शपथ जो लेंगे वो किस फॉर्मेट पर लेंगे, किस प्रारूप में लेंगे, ये बताया गया है। जो शपथ लेने की जो प्रारूप होंगे उनको बताया गया है तीसरी अनुसूची में। और ये चौथी अनुसूची। तो चौथे नंबर पर आप देख रहे हो आर का मतलब है राज्यसभा। यानी राज्यसभा में किस राज्य का, किस केंद्र शासित प्रदेश का कितना प्रतिनिधित्व होगा, किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में रिजर्व है, तो वो सब इसमें बताया गया है चौथी में। पांचवी में है ट्राइबल एरिया, और छठी में है अदर ट्राइबल एरिया, और सेवंथ में है फेडरल लिस्ट, और ओ पर है यानी आठवीं पर है ऑफिशियल लैंग्वेज, और 9 पर है लैंड रिफॉर्म, 10वीं पर है डिफेक्शन, 11वीं पर है पंचायती राज, और 12वीं पर है म्युनिसिपैलिटी। देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया और याद करने का तरीका बताया। अब एक एक करके बड़ी विस्तार से इन सबको हम समझते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, और विस्तार की बात करें तो हम पहली अनुसूची को समझते हैं एक स्लाइड पर। तो देखिए जो पहली अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट,
तो फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट में भाई एस है। एस का मतलब क्या याद किया आपने? स्टेट। तो बच्चों स्टेट्स का मतलब क्या है? एस का मतलब है भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें राज्य है 28, जिसमें राज्य कितने हैं? 28, और यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो आपने देखा भाई राज्य कितने हैं? तो 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो 8 है। भारत राज्यों का एक संघ है। पहली अनुसूची में यही बताया गया है, तो आपने याद कर लिया। एस फॉर स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम, जिसमें एस का मीनिंग है स्टेट्स, और यानी स्टेट्स के बारे में बताया गया है पहली अनुसूची में। तो बच्चों आपने याद कर लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है देखिए, सेकंड अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है सर? भाई आपने याद किया स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम, जी देखिए इसमें पी आ गया है। तो बच्चों पी का मीनिंग क्या है? तो भाई पी का मीनिंग मैंने बताया है पेमेंट। सर पेमेंट से मतलब है, और जी पेमेंट को क्या बोलते हैं? तो पेमेंट को बोलते हैं इमोलूमेंट। इमोलूमेंट यानी इमोलूमेंट भी बोलते हैं, यानी इसे बोलते हैं वेतन और भत्ता। किसका वेतन भत्ता? तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ता। भाई भारत के प्रमुख पदाधिकारी यानी राष्ट्रपति हुए, उसमें राज्यपाल हुए, लोकसभा अध्यक्ष हुए, लोकसभा उपाध्यक्ष हुए। तो इसमें है भारत के, मैं लिख देता हूं यहां पर, सबका नाम ना लिखकर मैं लिख देता हूं, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को वाला वेतन भत्ता। तो वेतन और भत्ते का जिक्र है, ठीक है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ते के विषय में बताया गया है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते से। भाई वेतन को बोलते हैं पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, और पेमेंट मतलब इमोलूमेंट, इमोलूमेंट, और भत्ते को बोलते हैं अलाउंसेस, ठीक है। तो हमने देखा भाई दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता, ठीक है। तो हमने इसको याद किया। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यह है तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल लिस्ट। शेड्यूल लिस्ट तीसरी अनुसूची में क्या है? तो सर तीसरी अनुसूची में है, आपने याद किया है स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। भाई ओ आ गया। ओ का मतलब है सर ओथ, ओथ या अफर्मेशन, ओथ या अफर्मेशन। भाई ओथ और अफर्मेशन किसकी? यानी शपथ। शपथ किसकी? भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के विषय में। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो तीसरी अनुसूची संबंधित है ओथ, ओ फॉर ओथ। ओथ का मतलब क्या? ओथ या अफर्मेशन, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। तो भाई इसमें शपथ बताई गई, यानी शपथ का फॉर्मेट बताया गया कि कैसे कैसे वो शपथ लेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। तो शपथ का प्रारूप के बारे में इसमें बताया गया है। शपथ का प्रारूप यानी आपको बताया गया भी फॉर्मेट क्या होगा, जो भारत के प्रमुख पदाधिकारी, सांसद कैसे शपथ लेगा, उसमें क्या क्या लिखा होगा उसके फॉर्मेट में। तो यही बताया गया है तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ओ फॉर ओथ, स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम, याद कर लो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया। तो फोर्थ शेड्यूल लिस्ट, ये है हमारी फोर्थ शेड्यूल लिस्ट। और फोर्थ जो शेड्यूल लिस्ट है, तो फोर्थ शेड्यूल लिस्ट किससे रिलेटेड है? तो फोर्थ शेड्यूल लिस्ट सर संबंधित है आर। आर का मतलब है राज्यसभा। तो ये राज्यसभा से संबंधित है, राज्यसभा। इसमें भी बताया गया कि भाई राज्यसभा में अगर मैं आपसे बात करूं कि राज्यसभा में कुल कितने मेंबर होते हैं, तो आप बताओगे सर 245 मेंबर होते हैं वर्तमान में। तो जो 245 मेंबर होते हैं, आपको पता है इसमें से दो तरह के मेंबर होते हैं।
तो 12 होते हैं नॉमिनेटेड। 12 कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड। और उसमें से बचे अब कितने? तो बचे 212 नॉमिनेटेड हो गए और बचे कितने? 233। तो वो है इलेक्टेड। तो जो इलेक्टेड मेंबर है, देखिए ये तो 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड मेंबर्स को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। वो कौन से लोग? वो ऐसे ख्याति प्राप्त लोग जो साहित्य से, कला से, विज्ञान से, सिनेमा का क्षेत्र से बहुत प्रतिष्ठित लोग होते हैं, बहुत फेमस लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की सलाह पर उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो 12 लोग तो वो होते हैं और 233 के लिए इलेक्शन होता है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं 233। अब वो जो 233 है, वो 233 किस राज्य से कितनी सीटें हैं? जैसे यूपी से है, तो इन 233 के अंदर, यूपी से कितने? 31 सीट आएगी। दिल्ली से कितनी? तो दिल्ली से कितनी है? वो 3 सीटें आएंगी। देखिए डिपेंड करता है उस केंद्र शासित प्रदेश की और उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। जिस यूपी की क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ से कितने लोग? 31 सीट उसके लिए आरक्षित की गई है, यानी 31 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, 31 सांसद को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यसभा में। यूपी का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसे दिल्ली से 3 सीटें हैं। दिल्ली की जो 3 सीटें हैं, यानी तब मिलके यूपी से 31 सीटें, दिल्ली की 3 सीटें, और ऐसे डिफरेंट स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर तब ये 233 बना है। ये 233 तब सीटें बनती है राज्यसभा की, यानी ये है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स यानी किस स्टेट्स को, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें एलोकेट की गई है, ये बताया गया है चौथी अनुसूची में। तो 4th जो शेड्यूल लिस्ट है वो रिलेटेड है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन। तो हम यह लिखेंगे राज्यसभा में विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों का, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं यूटीज का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन। तो ये बताया गया है किसमें? चौथी अनुसूची में। तो बच्चों आपने इसको देखिए पढ़ लिया, आप पढ़ लो। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व बताया गया है चौथी अनुसूची में। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर और हम पढ़ते हैं 5वीं अनुसूची के विषय में। तो देखिए भैया, ये है 5th अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल लिस्ट, 5th शेड्यूल लिस्ट, 5वीं अनुसूची। देखिए जो 5वीं अनुसूची है वो संबंधित है भाई टी, स्पोर्ट में टी आया, टी का मतलब है ट्राइब। तो इससे ये संबंधित है ट्राइबल एरिया से। यस, ट्राइबल एरिया को शेड्यूल एरिया भी कहा जाता है, शेड्यूल एरिया। और शेड्यूल एरिया घोषित कौन करता है? तो शेड्यूल एरिया घोषित करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये शेड्यूल एरिया से संबंधित है। ट्राइबल एरिया, तो इसमें ऐसे क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड है, यानी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो 5वीं शेड्यूल लिस्ट संबंधित है ट्राइबल एरिया, यानी ट्राइबल एरिया जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र, और ये जनजातीय क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। तो आपने इसको पढ़ा। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ लिया भैया। आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट पर पढ़ रहे हैं 6ठी अनुसूची। तो देखो भैया, तो ये है 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल लिस्ट। तो शेड्यूल लिस्ट को मैं शॉर्ट में अब SL लिख रहा हूं। तो ये 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए आपने पढ़ लिया ना, तो हमने पढ़ा टी, स्पोर्ट पूरा हो गया। अब है ओ का मतलब है अदर ट्राइबल एरिया। ओ का मतलब अदर ट्राइबल एरिया, याद रखना, अदर ट्राइबल एरिया। तो ये रिलेटेड किससे? अदर ट्राइबल एरिया से।
तो अदर ट्राइबल एरिया कौन से? देखिए, जो मैंने 5वीं अनुसूची में आपको ट्राइबल एरिया बताए, तो वो बताइए कि भाई 5वीं अनुसूची जो है वो ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, यानी ट्राइबल एरिया के यानी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो छठी भी उसी से है। फिर आप ये पूछोगे फिर सर डिफरेंस क्या है? मैंने लिखा है अदर ट्राइबल एरिया, यानी 5वीं और छठी दोनों जो है वो लगभग देखने में समान है। आप पढ़ोगे तो उसमें भी मैं यही लिखूंगा। देखो इसमें क्या लिखूंगा, लेकिन इसमें एक लाइन जुड़ जाएंगी, इसमें 4 राज्यों के नाम आ जाएंगे। कौन कौन से 4 राज्य? तो देखिए मेघालय, तो 4 राज्यों के नाम में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम व त्रिपुरा के, असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण व प्रशासन से संबंधित, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित। तो आप ये पूछोगे सर फिर दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है ना, दोनों जनजातीय क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से संबंधित है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो सर डिफरेंस है ना, जो छठी है ना, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के नाम आ गए हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 4 राज्यों के, जो इन 4 राज्यों में जनजातियां रहती हैं, उनके क्षेत्र, उस क्षेत्र के नियंत्रण और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से संबंधित कौन सी है? तो वो है छठी। और 5वीं किससे संबंधित है? इनको छोड़ दो, एक्सेप्ट दीज स्टेट्स, यानी इनको छोड़ते हुए, इनको एक्सक्लूड करते हुए, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को छोड़ते हुए जो भारत के और राज्य हैं, उनकी जो जनजातीय क्षेत्र है, उन राज्यों के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से रिलेटेड है 5वीं। यानी इन 4 राज्यों की बात है। यार ये 4 राज्य कौन से राज्य हैं? तो ये 4 राज्य है नॉर्थ ईस्ट के राज्य, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्य हैं ये। इनको छोड़कर बाकी जो दूसरे राज्य हैं, उनमें जो जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है 5वीं। और छठी में 4 राज्यों के नाम आते हैं। 4 राज्यों को याद कैसे करें, ये प्रॉब्लम हो तो सुनिए। तो देखिए मैं आपको मैप बना के दिखाता हूं। तो आप ये बताइए, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, इसमें ये राज्य है असम, ये राज्य है क्या? असम। असम की जो बीच, यहां पर ये राज्य है मेघालय, ठीक है। यहां पर ये राज्य है त्रिपुरा, और ये राज्य है त्रिपुरा, और ये राज्य जो है ये है मिजोरम। तो आपने देखा ये 4 राज्य हमने बताया बच्चों आपको, ये आप याद कर लो। ये असम है, ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम है। इन 4 स्टेट से। और याद करने के लिए ट्रिक बताऊं तो सुनिए, यहां पर देखना भाई, मेघा एटीएम, मेघा नाम की कोई लड़की है और उसका एटीएम, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन, एटीएम, मेघा का एटीएम। तो मेघा जो है वो एक लड़की है और उसका एटीएम की बात कर रहा हूं। यानी 4 स्टेट इसमें कवर हो जाएंगे। छठी अनुसूची में 4 राज्यों के नाम दिए हैं, उनमें जो जनजातीय और जनजातीय क्षेत्र है, उनके प्रशासन के विषय में ये अनुसूची है हमारी छठी अनुसूची। तो आपको बच्चों याद हो गया होगा। तो हमने याद कर लिया है 5वीं और छठी, तो ठीक है। ऊपर आ गए हम छठी, इसके बाद में अब मैं 7वीं अनुसूची के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए अब हम बात करते हैं 7th शेड्यूल लिस्ट। तो यहां पढ़ा देता हूं मैं 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल लिस्ट। तो 7वीं अनुसूची किससे है? देखिए मैं जो हम ट्रिक बनाई मैंने आपको, स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम, स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम में मैं OF पर आ गया हूं, OF के F पर। तो देखो हमने कवर कर लिया क्या? तो हमने OF पर आ गया हूं। F का मतलब क्या? F का मतलब है फेडरल, फेडरल लिस्ट, फेडरल, यानी 7वीं में क्या है? F फॉर फेडरल, फेडरल लिस्ट के बारे में बताए। तो भारत में आपको पता है फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है। और भारत में एक ऐसा फेडरल सिस्टम है जिसमें वो यूनिटरी स्टेट की तरफ झुका हुआ है। फेडरल है, संघीय व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो फेडरल क्या होता है? फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। यानी कुछ पावर्स तो है केंद्र को मिलती हैं, कुछ जो पावर्स है वो राज्यों को मिलती है।
तो जिस राज्य के जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो केंद्र और राज्यों के बीच में, उसे फेडरल स्टेट कहते हैं। तो भारत में क्या है भाई, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा तो है, कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है और कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र मजबूत भूमिका में है। जब केंद्र और राज्यों के बीच में कहीं पर कोई विवाद होता है तो उस स्थिति में केंद्र मजबूत है, सशक्त है और वो उसकी चलती है। टकराव की स्थिति में केंद्र मजबूत है। और ये जो हमने प्रोविजंस लिया है, आप मुझे याद करके बताओ, मैंने संविधान के स्रोत आपको पढ़ाया था, कमेंट करके बताना मुझे कि वो अगर केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे को लेकर या कभी कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो कौन मजबूत है? ठीक है, तो वो है केंद्र। चलो जी, तो मैं बता देता हूं कि केंद्र है। लेकिन आप मुझे बताओ, ये प्रोविजन हमने, केंद्र मजबूत है तो ये प्रोविजन हमने किस देश के संविधान से लिया है? आप मुझे ये बताना बच्चों, कमेंट करके। ठीक है, देखिए फेडरल लिस्ट की बात बताई तो भाई भारत में फेडरल लिस्ट है। और फेडरल जो लिस्ट है यानी तो उसमें कौन कौन सी अनुसूचियां, कौन कौन से तीन सूचियां उसमें दी गई है। तो तीन सूचियां कौन कौन सी दी गई, तो देखो हम यहां समझते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी 3 सूचियां? तो देखिए, एक सूची है संघ सूची। संघ सूची जिसे यूनियन लिस्ट बोलते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची को हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। तीसरी सूची है समवर्ती सूची और समवर्ती सूची को हम कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। कनकरेंट लिस्ट। तो आपने देखा इस प्रकार से 3 अनुसूचियां 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। 3 प्रकार की सूचियां हैं। इन सूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। संघ सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। तो संघ सरकार यानी केंद्र कानून बना सकता है। केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और इसमें कितने विषय थे? तो मूल रूप से 97 ऐसे विषय थे, लेकिन वर्तमान में विषय बढ़ गए हैं। तो वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में विषयों की संख्या हो गई है अब कितनी? 100। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि संघ सूची में पहले से कितने विषय थे? तो संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में पहले थे 97 विषय और आज कितने विषय हैं? तो 100 इश्यूज है। ऐसे 100 मामले हैं, 100 ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो मैंने बताया ना, संघ सूची तो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो ऐसी सूची को बोलते हैं संघ सूची। राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची, राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ऐसी सूची, ऐसे विषय जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो राज्य सूची में है। तो अब मैं देखो बताता हूं आपको, जिन विषयों पर केवल यहां पर लिखता हूं केवल केंद्र सरकार और यहां पर लिखता हूं केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिसमें दोनों केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। दोनों को पावर है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जिसमें दोनों को पावर है उसे बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। तो आपने देखा भाई 3 प्रकार की लिस्ट है 7वीं अनुसूची में। तो इसमें कितने विषय हैं? तो देखिए राज्य सूची में, यहां पर देखिए संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। पहले 97 थे विषय और अब हो गए कितने? अब विषय हो गए इसमें 100। राज्य सूची एक ऐसी सूची होती है, स्टेट लिस्ट, जिसमें केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें पहले जो विषय थे, यानी पहले जो विषय थे राज्य सूची में वो थे पहले हमारे 66 विषय थे। और वर्तमान में अब राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो देखिए वर्तमान में राज्य सूची में
वर्तमान विषय रह गए हैं उसमें केवल 61, यानी 5 कम हो गए हैं। तो राज्य सूची में आपने देखा पहले कितने विषय थे, तो पहले विषय थे 66, और वर्तमान में कितने विषय है, तो वर्तमान में है 61। और जो संवर्ती सूची है तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। तो हुआ क्या, देखो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। पहले क्या था कि राज्य सूची में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी कितने कम हो गए, 5 कम हो गए। संवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसमें पहले कितने विषय थे, तो संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे। कितने विषय थे, 47। और यहाँ से जो 66 से 61 हुआ, 5 कम हुए, वो 5 इसमें जुड़ गए, तो वर्तमान में कितने विषय हैं इसमें, 52। तो बताओ वर्तमान में कितने विषय संवर्ती सूची में, 52, और राज्य सूची में वर्तमान में 61। 66 थे, 66 से 5 कम हो गए तो 61 रह गए, और वो 5 इसमें जुड़ गए। पहले कितने थे, 47, अब कितने हो गए, 52 हो गए। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से विषय थे जो वो राज्य सूची से हटा दिया गया उनको, और वो संवर्ती सूची में आ गए। तो मैं आगे एक नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ बच्चों, तो उससे समझना। तो देखो ये बात है 42वें संविधान संशोधन की। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और तब ये 5 विषय आप याद कर लेना। कौन सा, एक तो एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, जंगल, यानी आप देखिए पहले क्या है, शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर फॉरेस्ट, और तीसरा नंबर प्रोटेक्शन ऑफ, यानी वन्य जीवों और पक्षियों की रक्षा। ये जो रक्षा वाला है ये तीसरा, वन्य प्रोटेक्शन मतलब रक्षा किसकी, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, यानी जंगली वन्य जीवों और पक्षियों की रक्षा वाला जो मामला। और चौथा है वेट एंड मेजरमेंट, नाप तोल, वेट एंड मेजरमेंट, नाप तोल, क्या नाम है इसका, तो ये क्या है, नाप तोल। तो नाप तोल वाला, नाप तोल, ठीक है। और 5वां है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट्स, ऑल टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, यानी सभी प्रकार के न्यायालयों का प्रशासन, एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे लिखना होगा, तो यहां लिख देता हूं मैं, एक्सेप्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो आपने देखा बच्चों, तो ये जो 5 मामले हैं, इन 5 मामलों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में राज्य सूची से हटा दिया गया, और इनको कहां जोड़ दिया गया, कौन कौन से मामले, शिक्षा, वन्य जीवों की रक्षा, और नापतोल, और ये प्रशासन किसका, सभी प्रकार के कोर्ट का, किसको छोड़कर भाई, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर। तो ये 5 मामले आप नोट कर लेना, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हटा दिया गया, किससे, राज्य सूची से। तो राज्य सूची में कितने विषय थे, तो सुनिए, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, और उन 66 में से 5 माइनस हो गए, कितने बचे, 61। और ये जो संवर्ती सूची थी, संवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, 5 ऐड हो गए ये वाले निकल के यहाँ से, तो ये हो गए 52। तो आपने समझा इसको। अब देखिए हम बात कर लेते हैं बच्चों, कौन कौन से जैसे मामले हैं। जैसे मैंने बताया आपको संघ सूची है, तो संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ कौन कौन से विषय हैं जिन पर। तो देखिए रक्षा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, भाई रक्षा हो गया। दूसरा क्या होगा, रेलवे, तो रेलवे हो गया। तीसरा क्या हो गया, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है भाई, नेशनल हाईवे, NH हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
ऐसे कुछ मामले हैं, जैसे मैं बस थोड़ा ही बताऊंगा इसमें में से यहाँ पर मैं, तो ऐसे मामले हैं जिन पर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर ये बचा है राज्य सूची। राज्य सूची में एक ऐसे विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से मामले हैं वो जिस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो लिखो पुलिस, पुलिस है, जेल है, पुलिस है, जेल है, खाद्य एवं आपूर्ति है, आपूर्ति विभाग है। तो ये कुछ वैसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। और इसी में हमें जीएसटी को लेते हैं, वैट पहले बोलते थे, जीएसटी बोल देंगे अब, स्टेट जीएसटी, इसको भी स्टेट जीएसटी में भी राज्य सरकार कानून बना सकती है। मनोरंजन कर होता था पहले, तो इन सब में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें एक और मामला हम जोड़ सकते हैं, तो भू राजस्व को जोड़ सकते हैं, लैंड रेवेन्यू को जोड़ सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल है, कृषि है, तो ये सब ये वो मामले हैं जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, हक है। आइए बच्चों हम बढ़ते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में हम बात करते हैं भाई शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा मामला है जिस पर समवर्ती दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी। तो देखो हमने ये बताया बच्चों, तो हमने पढ़ लिया। तो 7वीं अनुसूची को मैंने बहुत डिटेल से समझाया और उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट अनुसूची की तरफ। और नेक्स्ट जो अनुसूची है हमारी वो है 8वीं अनुसूची। तो देखो बच्चों मैं लिख देता हूं यहां पर 8 शेड्यूल लिस्ट। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए 8वीं अनुसूची में, ये अनुसूची में हमारी भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख, 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का उल्लेख भैया कैसे कैसे वो भारतीय भाषाएं हैं जिनको मेंशन किया गया हमारी 8वीं अनुसूची में, सुनिए। तो जो 14 भाषाएं थी, 22 को हमें पूरा करना है, तो कैसे समझेंगे, देखिए 14 भाषाएं मूल संविधान में ही थी। जब संविधान लिखा गया था तो उस संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, यानी 22 भारतीय भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में हैं। तो ये 22 कैसे बनी, तो समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए जब हमारा मूल संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 को, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसमें 14 भाषाओं को उन्होंने डाला था, जिसमें हिंदी शामिल थी, संस्कृत शामिल थी। तो 14 भारतीय भाषाएं तो संविधान निर्माताओं ने ही मूल संविधान में उल्लेख कर दिया था। उसके बाद में 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं, 22वीं भाषा कैसे कैसे जुड़ी वो मैं इस स्लाइड पर बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले 14 भाषाएं तो पहले से शामिल हैं, अब हो गई 15वीं भाषा। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं 15वीं भाषा कब जुड़ी। तो 15वीं भाषा जुड़ी, 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967, 1967 में। तो 1967 में हमारी जो भाषा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। तो ये सिंधी भाषा कब जुड़ी, 15वीं भाषा के रूप में, तो ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। तो भाषा हो गई हमारी कितनी, 15। अब हम बढ़ते हैं भाई 16वीं कब जुड़ी। तो देखिए उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी सीए, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संशोधन को बोलते हैं अमेंडमेंट, बदलाव। तो सीए यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो मैं सीए लिख दूंगा तो आप समझ जाना इस पूरी वीडियो में आगे कि भाई संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लिखूंगा हमेशा। तो आप क्या है 71वां संविधान संशोधन 1992, 71वां संविधान संशोधन कब, 1992 में हुआ था। तो इसमें क्या है 3 भाषाएं जुड़ी गई थी। सुनी कौन कौन सी भाषा, सर नमक, आप याद कर लो नमक कैसे, न से नेपाली, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। तो इन भाषाओं को जोड़ा गया था। आप सुनिए बात। अब ये जो नेपाली भाषा ये कहाँ बोली जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में और बिहार के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर नेपाली, और जो फिर नेपाल में, नेपाल देश में, और नेपाल से लगते हुए प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में। मणिपुरी भाषा आपको पता लग रहा है नाम पढ़ के ही, तो सर मणिपुरी में बोली जाती है, मणिपुर में बोली जाती है मणिपुरी। कोंकणी भाषा बोली जाती है ये महाराष्ट्र में और गोवा में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का ऐसा कुछ क्षेत्र और गोवा में।
तो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी। और ये 3 भाषा होगी, तो आप याद कर लो नमक। याद रखने के लिए क्या याद कर ले? नमक। नमक भाषाएं कब जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये नमक भाषाएं आप याद कर लीजिए। और इस प्रकार आपने देखा, ये 16वीं भाषा, ये 17वीं भाषा, ये 18वीं भाषा हो गई जी। तो हमारी जो भाषा हो गई उनकी संख्या हो गई 8वीं अनुसूची में। अब कितनी? तो आपने देखो ये हो गई है 18। अब हमें इन्हें करना है क्योंकि 22, तो कैसे करें? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 2003 में हुआ। और ये कुछ भाषाएं जोड़ी गई। तो ट्रिक बता रहा हूं, बोडो मास, बोडो मास। तो बोडो मास भाषा जोड़ी गई, तो इसको लिख लो। तो यहां लिख देते हैं बोड मास, बोड मास। बोडो मास आप याद कर लो, तो ये ट्रिक होगी याद करने के लिए। तो सुनिए, बी से क्या होगा? बो से बोडो, बोडो भाषा। डो से डोगरी भाषा, और फिर मां से मैथिली भाषा, से संथाली भाषा। कितनी भाषा हो गई? 4। तो इन 4 भाषाओं को कैसे कैसे जोड़ा गया? देखिए, बोडो, बोडो चलती है असम में, डोगरी चलती है जम्मू में, मैथिली चलती है बिहार में, मिथिलांचल में, और संथाली भाषा चलती है झारखंड में। तो ये जो आप याद रखने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी? तो याद रखने के लिए ट्रिक हो जाएगी बोडो मास, बोडो मास। देखो, बोडो मास। तो बोडो मास आप याद कर लेना। तो बोडो मास भाषाएं कब जोड़ी गई? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा तो भाई नमक भाषाएं जोड़ी गई। तो आपको मुझे लगता है अब अच्छी तरह से याद हो गया होगा ये। और हम बढ़ते हैं, तो हमने कितनी भाषा हो गई बच्चों? तो ये हमारी 18 हो गई थी, तो ये 19वीं भाषा हो गई हमारी। ये हो गई भैया 20वीं। ये कौन सी होगी? 21वीं। और ये हो गई हमारी कितनी बच्चों? तो ये 22वीं भाषा हो गई। तो आपने ये हमें याद हो गया है। और अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो हमने 22 भारतीय भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है उनको हमने पढ़ लिया एक एक करके। तो ठीक है, तो अब हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम 9th अनुसूची। तो देखिए, 8 अनुसूची मैंने बताया। और कैसे हमने किया इसको? तो मैंने बताया था, मैंने ट्रिक बताई थी शुरुआत में आपको, स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम। तो सुनिए बात, हम कहां पर आ गए? पहली से आप याद करो, एक बार हम दोबारा से इसको याद कर लेते हैं, रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एस का मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने? स्टेट। पी का मतलब बताया था पेमेंट। पेमेंट मतलब पेमेंट का मतलब इसमें पेमेंट का मतलब एक तो इमोलूमेंट या फिर उसमें अलाउंसेस। ओ का मतलब क्या बताया था? ओथ, ओथ एंड अफर्मेशन यानी शपथ। आर का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित होगी किस राज्य को ये, और किस केंद्र शासित प्रदेश को, ये बताया गया। टी का मतलब ट्राइबल, और ओ का मतलब अदर ट्राइबल एरिया जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और एफ का मतलब था फेडरल लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इस ओ का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज था। तो ये इस प्रकार हमने जो है ना 8 अनुसूचियों को कवर कर लिया। और हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद में फिर ये जो बाद में जो जोड़ी गई, यानी जिनको हम परिशिष्ट बोल सकते हैं, यानी जिनको अडेंडम बोल सकते हैं, उन अनुसूचियों को हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले क्या है बच्चों? तो 9th अनुसूची पे एल का मतलब होगा, एल का मतलब होगा, ये 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल लिस्ट है ये। तो 9th शेड्यूल लिस्ट की बात करते हैं। तो ये एल का मतलब है लैंड। एल का मतलब है लैंड, यानी लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। तो ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। और जमींदारी प्रथा के एबोलिशमेंट से संबंधित है। तो ये है जमींदारी प्रथा, भूमि सुधार से संबंधित है। एल फॉर लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, और जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा उन्मूलन, यानी जमींदारी प्रथा को किस प्रकार उन्मूलन किया गया उससे संबंधित है। तो आपने इसको याद कर लेना बेटा। तो एल का मतलब है लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, यानी भूमि सुधार यानी जमींदार प्रथा का खत्म हो गई। तो इससे संबंधित है 9वीं अनुसूची। और ये बाद में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, पहला संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो आपने पढ़ा बच्चों भाई 9th शेड्यूल लिस्ट। और उसके बाद हम चलते हैं 10th शेड्यूल लिस्ट। तो देखो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची शेड्यूल लिस्ट, 10वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई और किससे संबंधित है भाई? देखो हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट ऑफ ओल्ड पीएम। तो हम आ गए डी पर, डी फॉर डिफेक्शन। तो ये संबंधित है किससे?
तो ये डिफेक्शन से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। तो दल बदल से संबंधित है, यानी डी फॉर डिफेक्शन। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में। तो आप याद कर लेना। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो 10वीं अनुसूची संबंधित है डी फॉर डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून। तो दल बदल कानून से संबंधित है, यानी लोग एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं और फिर मौका देखकर या किसी लालचवश वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जैसे कोई विधायक बना और किसी पार्टी दूसरी पार्टी ने उसको प्रलोभन दे दिया कि भाई आओ तुम हमारी पार्टी में और हम तुम्हें बना देंगे मंत्री। तो वो आदमी क्या होता है, अपने लालचवश वो छोड़कर चला जाता है और दूसरी पार्टी में। और इससे होता क्या है, इससे राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है, और जब राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता है तो ये बहुत गलत होता है। और इस तरह से सरकार ने इस पर अंकुश लगाने की कोशिश की और एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पास करके करने की कोशिश की और उसके द्वारा अंकुश लगाने की कोशिश की दल बदल पर। तो 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है? तो हम कहेंगे डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब दल बदल, ठीक है। तो दल बदल से एक पार्टी के चुनाव सिंबल पर चुनाव जीतकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, अपने लालचवश अपने पुराने साथियों को छोड़ जाना। तो ऐसे लोगों पर अंकुश कसने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। तो हमने इसमें बच्चों ये कवर कर लिया। आइए बढ़ते हैं अब हम 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची क्या है? तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोल रहा हूं। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कब है? तो ये है 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और जब भारतीय संविधान में इस अनुसूची को जोड़ा गया था तो 11वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें लिखोगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस अनुसूची के तहत दिया गया? तो 11वीं अनुसूची। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और ये दिया गया। तो आपने बच्चों इसमें ये पढ़ा, पंचायती राज को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? पंचायती राज को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और ये जो पंचायती राज है ये किसका विषय है? तो ये राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय। पंचायती राज राज्य सरकार का विषय है। पंचायतों को काम करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय। और ये पंचायती राज 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन ये बच्चों। तो 73वें संविधान संशोधन को मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए लिख दिया मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची और हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। और अंत में आने के पर बस हम इसमें ये लास्ट अनुसूची है, इसको कवर करने के बाद और बच्चों मुझे लग रहा है कि अब आपको पूरी याद हो गए होंगे और आप इसे नहीं भूलेंगे। तो बच्चों देखिए, तो यह 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल लिस्ट, 12th शेड्यूल लिस्ट, 12वीं अनुसूची। तो जो 12th शेड्यूल लिस्ट है ये जोड़ी गई 74वें संविधान 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992 के द्वारा। इसमें क्या गया? शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। शहरी निकाय कौन से? नगर पालिका, नगर निगम, इनको सबको संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ते हुए। अब इसे कितने विषय मिले हैं काम करने के लिए? तो भाई शहरी निकायों को कार्य करने के लिए 29 विषय जोड़े गए भारत इसके द्वारा। तो
18 विषय जोड़े गए शेड्यूल लिस्ट के 12वीं शेड्यूल लिस्ट के द्वारा। तो शहरी निकायों को कार्य करने के लिए कितने विषय मिले? 18 विषय। तो 18 विषय, 18, ठीक है, याद कर लेना। अब सुनिए, इससे पहले क्या, इससे पहले यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, उसे कितने विषय मिले? तो 29 विषय। तो आप याद कर लेना। और 12वीं अनुसूची के द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और काम करने के कितने विषय मिले? तो 18 विषय। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। देखिए, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं बच्चों बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए बच्चों, थैंक यू।